Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट देखा, मेजरमेंट के अंदर आने वाली अनएक्यूरेसी मतलब एरर को समझा, एरर के टाइप समझे, एरर का एस्टिमेशन देखा, फिर मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी प्रिसीजन का टर्म समझा हमने, फिर लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर देखे। ओके आज हम ऐसा एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपके 11th के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है और 12th के लिए भी। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी चैप्टर में आएगा। ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। तो हम इस टॉपिक में समझने वाले क्या है, तो डायमेंशन समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायमेंशन क्या होता है ये समझते हैं। तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट। तो मान लो कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। ओके तो स्पीड का मुझे फॉर्मूला पता है। स्पीड क्या होता है, तो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ओके ऐसे लिखता हूँ मैं, ये मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन मैं मान लो कि कोई स्पीड की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, मान लो कि स्पीड इक्वल्स टू मैं लिखूँ 20 मीटर पर सेकंड। ओके तो ये जो 20 है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ स्पीड का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लिखते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का, तब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसके अंदर कौन सी केयर रखनी है, हमें किस किस चीज़ की हमें ध्यान रखना होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक्यूरेसी, प्रिसीजन के अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर भी देखा कि वैल्यू को कितने डिजिट तक लिखना है। ओके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रखने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं, फिर जो डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की क्या केयर रखनी होती है। तो मतलब में स्टूडेंट कंक्लूजन ये है कि जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्पीड आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड विथ उसका यूनिट लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखते हो तो मैग्नीट्यूड के पीछे जो भी फिजिक्स है, जो भी मैथमेटिकल्स रूल्स है वो हमने समझे, जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, मेजरमेंट के अंदर। फिर दूसरा एक टर्म सिग्निफिकेंट फिगर, जिससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाए मेजरमेंट में। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमें मैग्नीट्यूड विथ यूनिट की नीड होती है। तो मैग्नीट्यूड के रिलेटेड हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमने प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो मैग्नीट्यूड वैल्यू के रिलेटेड थे, मतलब वैल्यू को लिखने के लिए कौन कौन सी केयर रखनी थी वो हमने डिस्कस कर लिया प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। अभी जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट क्या शो कर रहा है, देखो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। टू टाइप के फिजिकल क्वांटिटी थी, कौन कौन से, तो क्या फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल को बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है, बेस इसलिए क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। और डिराइव मतलब जो बेस क्वांटिटी या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, उनको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये एक स्पीड है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से बने हैं, इसलिए उसको हमने डिराइव क्वांटिटी बोला। तभी जब डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तब उसकी यूनिट लिख रहे हैं उसमें मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड एक डिराइव यूनिट हुआ। ओके डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको डिराइव यूनिट बोलेंगे, क्योंकि ये बेस यूनिट के ऊपर से बने हैं, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर से बने हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें डायमेंशन की नीड होती है कि उसको हमें डायमेंशन के फॉर्म में लिखे। मतलब में डायमेंशन क्या होता है, तो कि हमारी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं कोई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ओके मतलब में कोई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे कितने टाइम डिपेंडेंट है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, तो वो जो शो करेगा उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। हमारे पास टोटल 7 डायमेंशन है, वो 7 डायमेंशन किसके ऊपर से लिए, तो कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से। तो हम लिख सकते हैं ऑल डिराइव क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सम 7 बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारी जो डिराइव क्वांटिटी होती है वो एक्सप्रेस करते हैं हम कोई कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। कैसे कॉम्बिनेशन, तो के बेस क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन के। बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है। डिस्टेंस एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम तो अपने आप में एक फंडामेंटल है ही, बेस क्वांटिटी है ही। ओके तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस बेस क्वांटिटी आर नोन एज डायमेंशन। तो ये जो डिस्टेंस है, टाइम है, वो जो बेस क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ऐसे हमारे पास 7 डायमेंशन है जिससे हमें फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट हम पढ़ने के लिए जो हम जा रहे हैं, आगे जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें एक मैकेनिक्स आएगा। मैकेनिक्स मतलब ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ओनली मोशन, रेस्ट, ओके, फिर उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डिस्कशन करेंगे। मोशन मतलब एक
सॉरी मैकेनिक्स मतलब ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स, उसका मोशन, फिर उसके साथ रिलेटेड उसकी स्टैटिक कंडीशन, डायनामिक कंडीशन, उसका डिस्कशन जिस ब्रांच में करेंगे उसको बोलेंगे मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट हमारे 11th के चैप्टर में मैकेनिक्स के चैप्टर काफ़ी सारे हैं। 11th के अंदर जो हम चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट अपने मैकेनिक्स से भरा हुआ, ओके। 5 या 6 चैप्टर अपने मैकेनिक्स के हो गए। तो मैकेनिक्स के अंदर जो हमें डायमेंशन की नीड रहती है वो कौन से होती है, तो कि लेंथ, मास और टाइम की। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे। जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ओके। और जब हमें मैकेनिक्स समझना हो तो हमें ये 3 फंडामेंटल या तो बेस क्वांटिटी को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे, ओके स्टूडेंट। जब मैकेनिक्स की बात करेंगे तब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट, 12th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की नीड आएगी, इलेक्ट्रिक करंट आएगा जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम्पियर ए से डिनोट करेंगे। सिमिलर थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर है अपने 11th के अंदर। थर्मो का मतलब होता है हीट, और उसके साथ रिलेटेड जो डायनामिक्स है मतलब हीट का जो मोशन है उसका जो स्टडी है उसको हम थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें टेम्परेचर की नीड आती है। तो टेम्परेचर को दिखाएंगे हम डायमेंशन के फॉर्म में, तब क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के से लिखेंगे। के मतलब केल्विन, ओके। साइंटिस्ट है जिसके मेमोराइज में हम उसका यूनिट कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ओके स्टूडेंट। फिर ऑप्टिक्स के अंदर लुमिनस इंटेंसिटी आएगी, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको दिखाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैंडला से या तो फाई से। ये जो सिंबल उसको फाई बोलते हैं, कभी कभी CD की जगह पे फाई भी लिया जाता है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम दिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोल से, ओके स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? अभी देखो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच यूनिट बेस्ड क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है, तो कि कोई हम डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पीड की ही बात करें तो स्पीड को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मतलब स्पीड क्या मेरी डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करूँगा तो स्पीड को चलो मैं एस से डिनोट करूँ, डिस्टेंस को डी को, टाइम को टी से। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है मीटर में और टाइम का मेजरमेंट हम सेकंड में कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो गए आपके, ये बेस यूनिट है, और बेस यूनिट का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। अभी डिराइव यूनिट को मुझे डायमेंशन के टर्म में दिखाना हो, ये भी एक टाइप का डायमेंशन ही है, लेकिन मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म में, डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो वही यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो क्या मीटर वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ को शो कर रहा है। मीटर किसका मेजरमेंट है, तो क्या लेंथ का मेजरमेंट है। तो मुझे यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, तो स्टूडेंट पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मीटर किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और डिनोमीटर में सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, तो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनकी पावर 1 है, ओके। मतलब में ये जो मीटर का मतलब क्या हो रहा है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ जो हमारा बेस क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड मतलब किसका मेजरमेंट है, टाइम जो हमारा फंडामेंटल बेस क्वांटिटी उसका। तो मुझे इसको डायमेंशन के टर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, L1 और T, देखो T डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो स्टूडेंट पावर क्या होगा, माइनस होगा, T -1, ओके। तो देखो इसमें तो मास तो आया ही नहीं, तो मास को कैसे लिखूंगा, तो मास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसमें m0 L1 T -1। तो ये जो मेरा इक्वेशन, ये जो मेरा फॉर्मूला हुआ इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, स्पीड S इक्वल्स टू m0 L1 T -1, तो ये पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ओके, डायमेंशनल इक्वेशन। और ये वाले टर्म को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट। क्लियर है? जब हम सिर्फ m0 L1 T -1 लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। लेकिन S इक्वल्स टू m0 L1 T -1, तो ये पूरे जो इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। नेम डिफरेंट है, लेकिन बात एक ही है कि जब आप कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये आपको क्या शो कर रहा है, तो कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, स्पीड, उसमें हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन सा डायमेंशन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, वो आपको ये शो करेगा। मतलब में स्पीड एक हमारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मास का डायमेंशन क्या है, 0 है। फिर लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1 है। फिर टाइम का डायमेंशन कितना है, -1 है।
तो मतलब में डायमेंशन फॉर्मूला आपको ये शो करेगा कि कोई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेस क्वांटिटी है या तो बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है वो ये आपको शो करके देगा। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना एक एग्जाम्पल था और ये जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशन के टर्म में लिखा है। आप एक टेबल बना के भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जैसे जैसे नीड आती है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो फर्स्ट आप नोट कर लो, नेक्स्ट हम डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हमारे क्वांटिटीज़ है उसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डायमेंशन के बेसिस के ऊपर, कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होते हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डायमेंशन के बेसिस के ऊपर। तो स्टूडेंट कितने टाइप्स के क्वांटिटी हो सकते हैं, एक तो डायमेंशनल क्वांटिटी होगा, दूसरा होगा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मतलब क्या और डायमेंशनल क्वांटिटी क्या वो हम समझेंगे। मतलब में क्वांटिटीज़ के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो हमने समझा था कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता था, क्वांटिटी कितने टाइप्स की थी, टू टाइप्स की क्वांटिटी थी, फिजिकल और नॉन फिजिकल। जो मेजरेबल होता है उसको हम फिजिकल बोलते थे, नॉन मेजरेबल था उसको हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोला था। ओके स्टूडेंट, तो क्वांटिटी को हमें क्लासिफिकेशन करना हो डायमेंशन के बेसिस पे ऊपर तो हमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डायमेंशनल क्वांटिटी और दूसरी है डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होगा। डायमेंशनल क्वांटिटी मीन्स क्या होगा, जिसके पास डायमेंशन हो क्वांटिटी के पास, फॉर एग्जांपल हो, फिर डिराइव्ड भी हो सकता है, फंडामेंटल भी हो सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन होना चाहिए उसका। तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। सिमिलर डायमेंशन लेस क्वांटिटी के अंदर भी कांस्टेंट और वेरिएबल 2 टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट। डायमेंशनल क्वांटिटी के अंदर भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू था वो कितना था, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो सभी जगह पे फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं होगी। तो इस तरह के कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन तो है, यूनिट है, इसका मतलब उसका डायमेंशन तो रहेगा ही रहेगा। डायमेंशन निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर के ऊपर से। देखो कांस्टेंट है मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। यूनिट है उसका मतलब डायमेंशन है, तो मतलब ऐसे तरह के जो क्वांटिटी हो गए उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट डायमेंशनल क्वांटिटी। कांस्टेंट डायमेंशनल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा और यूनिट है, इसके ऊपर से इसका डायमेंशन मिलेगा आपको। ओके, वैल्यू फिक्स है इसकी। दूसरी है वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी में एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, फिर एंगुलर मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे। ओके स्टूडेंट, एरिया वेरिएबल कैसे, तो स्टूडेंट हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ भी देखा होगा। सर्कल का एरिया आप देखा होगा तो πr²। 3D बॉडी का एरिया निकाला होगा 4πr²। ओके, या 2πr²। ऐसे डिफरेंट फॉर्मूले देखे, उसमें ये रेडियस चेंज होने से, इसमें ब्रेथ या लेंथ चेंज होने से आपका एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया वेरिएबल है लेकिन उसका यूनिट तो होगा। देखो लेंथ और ब्रेथ है, दोनों लेंथ का मेजरमेंट दिखा रहे। लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है ही, ब्रेथ भी किसका मेजरमेंट है, तो क्या लेंथ का ही मेजरमेंट है। तो इसके ऊपर से आप यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट के ऊपर से डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पे एरिया है, उसका डायमेंशन तो है लेकिन उसकी वैल्यू वेरी होती है। सिमिलर वॉल्यूम की वैल्यू भी वेरी होती है। ओके, मतलब ये वेरिएबल हुए। ओके, डेंसिटी की वैल्यू भी वेरी होगी, तो मतलब ये वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी हुए। सिमिलर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कैसे, तो कि जिसका डायमेंशन ना हो वैसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। उसमें भी 2 टाइप्स है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट में कौन से, तो कि रियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 2 है तो 2 के पीछे कोई यूनिट है ही नहीं, डायमेंशन है ही नहीं, और वो 2 कैसा है, अपने आप में कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 3 लिखे तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो रियल नंबर है वो क्या होते हैं, आपके डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। और फिर पाई की वैल्यू पाई है, उसका भी यूनिट नहीं होता है, मतलब डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। जैसे कि पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.14, वो फिक्स है, वेरी नहीं होता है, उसको हमने क्या बोला है, कांस्टेंट बोला।
कुछ स्टूडेंट 22/7 भी लिखते हैं। ओके, मतलब ये 3.14 और 22/7 वो कांस्टेंट डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। सिमिलर वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करें, उसमें एंगल देखो, आप लोगों ने कभी एंगल को लिखा होगा, मान लो कि θ1 = 30 डिग्री, θ2 = 60 डिग्री, मतलब ये एंगल तो वेरी होते रहता है। ओके, हम ये कोई सर्कल के अंदर एंगल दिखा है तो एंगल ऐसे वेरी होते रहता है और उसका यूनिट नहीं होता। हमने देखा था फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एंगल का फॉर्मूला क्या था, आर्क बाय रेडियस। ओके, आर्क मतलब लेंथ का मेजरमेंट, रेडियस मतलब लेंथ का मेजरमेंट, दोनों का यूनिट मीटर, तो डायमेंशन लेस हो गया ये। ओके, यूनिट लेस मतलब वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ओके, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप लोगों को cos थीटा साइन थीटा पता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है, एक लेंथ शो कर रहा है, हाइपो क्या एक लेंथ शो कर रहा है, तो दोनों का मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में ही होगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, डायमेंशन लेस, और वो एंगल के साथ चेंज होते रहेगा, मतलब ये वेरिएबल है। और कैसे वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेस है। ओके, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यूनिट नहीं होता है, और वो भी डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ग्लास की बात करें तो 1.5, लिक्विड की बात करें कोई हमारे वाटर की बात करें तो 1.3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपने रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई हुआ है, और उसका यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं है, और वो वेरिएबल है। तो मतलब में डायमेंशन के ऊपर से हम क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसमें भी 2 सब कैटेगरीज है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे ओनली वेरिएबल के बारे में डिटेल्स में उसके डायमेंशन निकालने हैं। ओके स्टूडेंट, जिसकी नीड हमें बार बार होती रहेगी और जिससे आप फेमिलियर हो। ओके, और ऐसे कांस्टेंट आपकी जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, ग्रेविटेशनल है, फिर अपने कुछ ऐसे वेव वाले चैप्टर है, उसके अंदर ये सब आएंगे, तब वो कांस्टेंट की बात वहीं पे करेंगे। हमें जो अभी नीड होगी डे टू डे लाइफ में और अपने जो सब्जेक्ट के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, अभी जो आप सेकंड चैप्टर के बाद सीधा 3rd चैप्टर पढ़ोगे, 4th चैप्टर पढ़ोगे, वो मैकेनिक्स का, तो उसमें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसे सब क्वांटिटी की नीड रहेगी आपको, उसके डायमेंशन की नीड रहेगी। तो हम पहले ये वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ये जो मैंने रूट चार्ट बनाया है ये आप पहले नोट कर लो, उसके बाद हम कुछ डायमेंशन निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटी के। ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वेरिएबल जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा स्टूडेंट, उसके हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने के यहाँ पे ट्रिक देखते हैं कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है, कैसे डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। ओके स्टूडेंट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसका एरिया निकाल रहे हैं, मान लो कि रेक्टेंगुलर है तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ की बात करें तो लेंथ का मेजरमेंट हम मीटर में ही करते हैं, एसआई सिस्टम में भी। ब्रेथ एक लेंथ का ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो भी मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में ही करते हैं। तो इसका यूनिट आपको पता हो तो देखो मीटर इंटू मीटर तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अभी उसको डायमेंशन दिखाना हो तो डायमेंशन फार्मूला के लिए एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसका डायमेंशन फार्मूला होगा मीटर का, मतलब ये जो मीटर है मतलब वो क्या शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है कि वो किसका मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट है। मतलब ये जो एरिया है उसके अंदर मेजरमेंट के अंदर लेंथ है वो 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ओके, लेकिन मुझे डायमेंशनल फार्मूला क्लियर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा m0 L2 T0। तो इसका मीनिंग क्या है, तो देखो कि इसमें मास, एरिया के डायमेंशन में मास है ही नहीं, मतलब m0, लेंथ है वो 2 टाइम्स आ रहा है और टाइम है वो भी 0 है, मतलब मैं एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली आपको लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी उसकी ही नीड रहेगी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला और ये जो पूरा जो इक्वेशन है उसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट, और डायमेंशनल इक्वेशन को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका कैपिटल लेटर यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, अभी तो हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर से जो क्वांटिटी डिराइव होते हैं उसकी बात करेंगे, फिर नेक्स्ट करंट वाली, फिर टेम्परेचर वाली क्वांटिटी की बात करेंगे। एरिया के बाद आएगा वॉल्यूम।
ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी लेंथ मतलब एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ मतलब वो लेंथ का ही मेजरमेंट शो कर रहा है, हाइट मतलब वो भी लेंथ का ही मेजरमेंट शो कर रहा है। तो आप तीनों का जो यूनिट लिखो, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट मतलब वो भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। उसके ऊपर से वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो m0 L3 T0, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये क्या शो कर रहा है? ये डायमेंशनल इक्वेशन है वॉल्यूम का, उसमें मास 0 है, मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 3 है और टाइम का डायमेंशन 0 है। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन हुआ। सिमिलर हमें मास डेंसिटी की बात करें, ओके, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी को स्टूडेंट रो से डिनोट किया जाता है, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया ही है। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी रो इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखे तो मास का डायमेंशन क्या होगा? मास किस में मेजर होता है? केजी में। और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? चलो यूनिट के ऊपर से निकालने का तरीका हम देखते हैं। मास का मेजरमेंट हम केजी में करते हैं ये एसआई सिस्टम में। वॉल्यूम का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? मीटर में। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। इसके ऊपर से डायमेंशन लिखना हो तो m1 और नीचे क्या आएगा? m0 L3 T0। ओके, अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बनेगा आपका m1 L3 है वो पावर प्लस है और डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस और ये T0। ओके, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका? डेंसिटी का। और ये जो हम लिख रहे हैं उसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ये पूरे को डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं और ये इतना जो टर्म है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। और ये पूरा जो इक्वेशन है उसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? ऐसे ही डायमेंशनल इक्वेशन आपके कोई भी एग्जाम में एक होगा ही होगा, वो आप 12th में पढ़ो या 11th में पढ़ो, सभी जगह पे एक क्वेश्चन आपका डायमेंशनल फॉर्मूले का होगा ही होगा। कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये फंडामेंटल आपको अच्छे से समझना है। ओके, मास डेंसिटी के बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी या तो स्पीड दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। ओके, चलो हमें स्पीड का निकाल दो। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डिस्टेंस किस में मेजर होता है? एसआई सिस्टम की बात करें तो मीटर में। टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये m मतलब मास नहीं है स्टूडेंट, ये लेंथ है। तो लेंथ है मतलब मास तो 0 है यहाँ पे, लेंथ मतलब 1 टाइम है तो L1 T0। ये जो हम अपवर्ड की बात करें, ये वाले टर्म की बात करें, और डिनोमीटर में m0 L0 और T1 सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट अपना आंसर आएगा m0 L1 T-1। ओके, ये डिनोमीटर से न्यूमरेटर में लिख रहा हो मतलब पावर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और m0 मतलब मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब मास इसमें आ ही नहीं रहा है कि आप वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वेलोसिटी और स्पीड के अंदर मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 टाइम है और टाइम का डायमेंशन -1 है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला शो करता है आपको। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक्सेलरेशन। ओके, नंबर 5 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकंड इनटू, नीचे तो सेकंड है ही क्योंकि चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका ये होगा ए का, पहले तो ऊपर क्या m0, ये क्या है? लेंथ है। मीटर को शो, मीटर मतलब किसको शो कर रहा है? लेंथ को। टाइम क्या है? 0। डिनोमीटर में m0 L0 T2। ओके, ये T ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी उसकी? -2। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं m0 L1 T-2। ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हुआ एक्सेलरेशन का। ओके स्टूडेंट, सिमिलर
हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, मास को M से और एक्सेलरेशन को A से। तो स्टूडेंट मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने निकाला क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ऊपर से डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं m1, ओके kg है मतलब वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये L मतलब ये क्या है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, m क्या है मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, तो L1 और डिनोमीटर में T2 ऊपर आएगा तो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होगा m1 L1 T-2। ये डिनोमीटर में से न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, ये पावर क्या शो करेंगे, तो ये पावर शो कर रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन, फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास 1 टाइम आ रहा है, लेंथ 1 टाइम आ रहा है और टाइम 2 टाइम, लेकिन माइनस मतलब वो डिनोमीटर में होगा, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये फोर्स हो गया। उसके बाद ऐसे कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करें तो अपने पास आता है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम, तो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो P का जो यूनिट होगा मोमेंटम का वो क्या होगा kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो kg मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, m स्मॉल m क्या है तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर है मतलब L1 और डिनोमीटर में T1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका m1 L1 T-1। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। फिर वर्क, जो वर्क डन आप लोग पढ़े हो 9th स्टैंडर्ड में, वो क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है स्टूडेंट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है मीटर। इसके ऊपर से आप सिंप्लीफाई करो तो kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका m1 L2 T-2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखो सेकंड डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो -2, मीटर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, kg मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो। नेक्स्ट आगे कुछ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी है वो करते हैं। ओके, वर्क के बाद एनर्जी। स्टूडेंट, एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ के आए हो, एनर्जी नंबर कौन सा है 9। ओके, एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करो। अभी एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो होता था हाफ mv²। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल्स टू क्या था mgh। ओके, याद करो दो। अभी m मतलब क्या शो कर रहा है मास, v मतलब वेलोसिटी। तो m का यूनिट देखो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन ओनली इसका होगा क्वांटिटीज़ का होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अभी ये m मतलब मास को रिप्रेजेंट कर, मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको यूनिट लिखना हो काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट फाइनल जो आएगा वो होगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। उसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, kg मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने टाइम से, तो 1 टाइम, मीटर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने टाइम 2 टाइम, और t डिनोमीटर में तो ये क्या होगा T-2। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है mgh। ओके, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ही हमने डिराइव किया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का मेजरमेंट किस में करते हैं मीटर में, तो यूनिट बनेगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। तो वापस से डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 L2 T-2। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ एनर्जी का, मतलब कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, उसके ऊपर से डायमेंशन क्या होगा m1 L2 T-2। एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट सेम है। ओके, वो आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में
एमसीक्यू के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि नीचे में से कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, वर्क एनर्जी, दो कौन से पेयर का डायमेंशन सेम है, ऐसा पूछते हैं। ओके, तो पेयर में आपको मोमेंटम, वेलोसिटी या तो वर्क एनर्जी, तो आंसर है आपका वर्क एनर्जी। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, पावर की बात करें तो पावर है अपने पास। पावर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पावर मतलब क्या होता है? तो कि पावर वो नहीं जो आप घर पे दिखाते हो। ओके, आप मम्मी पापा के सामने, आपके छोटे भाई के सामने आप जो ऊंची आवाज़ में बात करते हो, वो पावर नहीं। फिजिक्स का पावर स्टूडेंट क्या है? तो पावर मतलब होता है पर यूनिट टाइम में जो वर्क होता है, वो वर्क डन बाय टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब मैं कितने कम टाइम में उसने वर्क कर दिया या तो कितने टाइम में वो वर्क कर रहा है, उसका जो रेशियो है उसको हम पावर बोलते हैं। पावर को भी पी से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन का जो यूनिट था वो क्या था? वर्क डन का यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये वर्क डन का यूनिट था। ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में क्या है? सेकंड है। वर्क का यूनिट लिखा मैंने केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट आया सेकंड। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो पहले यूनिट को सिंप्लीफाई कर दो, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब, उसके ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर लिखे तो वो आपका होगा m1, मास, केजी मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, सेकंड डिनोमीटर में उसकी पावर +3 है तो यहाँ पे आएगा -3। ओके, मतलब में पावर का यूनिट होगा m1 L2T-3। ओके स्टूडेंट, अभी प्रेशर की बात करें, प्रेशर को भी P से ही डिनोट किया जाता है। ओके, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो इसके ऊपर से आप यूनिट लिखो तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर मीटर कैंसल आउट, तो आपका फॉर्मूला यूनिट बनेगा केजी पर मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L-1 T-2। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला। ये प्रेशर, ये पावर और ये मोमेंटम, तीनों का सिंबल P होता है। इसमें स्मॉल p होता है, इसमें कैपिटल P, इसमें भी कैपिटल P होता है। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी के। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे पूरे 11 और 12 साइंस में इतनी सारी है कि आप करने बैठो तो पूरा साल भी ख़त्म हो जाए। ओके, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका आपको डायमेंशन पूछा हो तो आपको कैसे निकालना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन का आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले के ऊपर से आप यूनिट अच्छे से निकाल पाओगे। यूनिट के ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बाय हार्ट नहीं करना है। डायमेंशन फॉर्मूला तभी आप निकाल सकते हो जब आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता हो, उसके ऊपर से यूनिट इजीली निकल जाएगा और यूनिट के ऊपर से तो डायमेंशन फॉर्मूला इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड क्या याद रखनी है? आपको पहले फॉर्मूला प्रिपेयर करना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिर उसका यूनिट निकालना है, यूनिट के ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है। कभी भी ये डायमेंशन फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करने हैं। मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने वर्क फिजिकल क्वांटिटी लिखा तो वर्क क्या होता है, वर्क का मैंने फॉर्मूला लिखा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर उसका यूनिट लिखा और यूनिट के बाद में उसका मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। कभी भी आप डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना। वो बात अलग है कि आप बार बार जो यूज़ कर रहे हो, ओके, तो आपको वो याद रह ही जाएगा। ओके, तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना है। आपको पहले मेथड याद रखनी, पहले न्यूमेरिकल फॉर्मूला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिर उसका यूनिट और यूनिट के ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये डायमेंशनल जो फॉर्मूला निकालने की जो मेथड है वो आई होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखना, रिवाइज करके देखना और दूसरे भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन हो उसकी निकालेंगे ट्राई करना डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।